स्पायरिंग एस्पिनाज गेम का वो हिस्सा है जो दिखने में एक कलेक्टिव गेम लगता है, परंतु यह बिल्कुल सत्य नहीं। स्पायरिंग में जितने स्पाइस, उतने रिस्क, उतने इंफॉर्मेशन इकट्ठे करने के मेथड्स, उतने ही मजबूत होने के चांस, उतने ही कमजोर होने के चांस। हमने इससे पहले भी एक और स्पायरिंग के स्टोरी को कवर किया था जो था द कैम्ब्रिज स्पायरिंग। अगर आपने उस वीडियो को अब तक नहीं देखा तो उसे अवश्य देखें। इस बात का हम खुलकर दावा तो नहीं करते, परंतु कैम्ब्रिज स्पायरिंग जैसे वीडियोस और डबल एजेंट्स पर वीडियोस शायद ही किसी चैनल ने अपलोड किए होंगे। दोस्तों, इन टॉपिक्स को कवर करने में बहुत टाइम मेहनत लगती है, तो आप प्लीज इन वीडियोस को अवश्य देखें। स्पायरिंग के कंसेप्ट को समझने के लिए द कैम्ब्रिज 5 को जरूर देखिए। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में है। खैर, टॉपिक पर वापस आते हैं। स्पायरिंग किसी भी देश के लिए एक कलेक्टिव स्ट्रेंथ है और दुश्मन देश के लिए कलेक्टिव थ्रेट। आज हम जिस स्पायरिंग की बात करने जा रहे हैं वो न केवल पावरफुल थी बल्कि बड़े चालाक और रिस्क टेकर्स थे। इस स्पायरिंग का नाम था द पोर्टलैंड स्पायरिंग। 5 एजेंट्स के समूह से बना यह स्पायरिंग कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के तहत बना। लेट 50s यह वो समय था जो कोल्ड वॉर के लिए बड़ा खतरनाक समय बना। एस्पिनाज गेम इस वक्त सीधे विश्व पर प्रभाव डाले था। सोवियट्स द्वारा रचा यह स्पायरिंग ने अकेले न केवल ब्रिटिशर्स को धोखे में रखा बल्कि अमेरिकन को भी हिला के रख दिया। इस टॉपिक को हमने 2 वीडियोस में विभाजित किया है, यह इसलिए ताकि आप इस विषय को अच्छे से समझ सकें। तो क्या था द पोर्टलैंड स्पायरिंग, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। कोरोन त्रोफिमुक मोलोडी एक सोवियत इंटेलिजेंस ऑफिसर थे। 7 साल की उम्र से उन्होंने अपना एजुकेशन अमेरिका से किया। 9 साल तक उन्होंने यहां पढ़ाई की और साल 1938 में वे यूएसएसआर लौट आए। यूएसएसआर में वे एनकेवीडी यानी तब का केजीबी द्वारा साल 1940 में रिक्रूट हुए। साल 1949 में उन्होंने पॉलिटिकल इंटेलिजेंस विंग ज्वाइन किया। यहां वे एक इलीगल एजेंट के तौर पर ट्रेंड हुए। इलीगल एजेंट इसीलिए क्योंकि वे फॉरेन टेरिटरी में अंडरकवर स्पाई के तौर पर काम कर रहे थे विद नो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। साल 1954 में वे यूएसएसआर से कनाडा पहुंचे। यहां उन्होंने सेल्समैन के तौर पर काम किया। फरवरी 1955 में कॉनन मोलोडी की यूएस में मुलाकात उनके फेलो एजेंट रुडोल्फ एबल से हुई और इस मुलाकात के बाद ब्रिटेन रवाना हुए। रुडोल्फ एबल एक लेजेंडरी स्पाई थे जिन पर हमने वीडियो भी बनाया है। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसे आप अवश्य देखें। खैर, आगे चलकर कॉनन मोलोडी ने एक चाइनीज कोर्स के लिए स्कूल ऑफ ओरिएंट एंड अफ्रीकन स्टडीज में दाखिला लिया। अपने कवर के रूप में साल 1956 में वे वेंडिंग मशीन बिजनेस के एक्सपोर्ट डायरेक्टर बने। एज एन एक्सपोर्ट डायरेक्टर वे अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज विजिट करते, यहां तक वे एक बार पोलैंड तक विजिट कर चुके थे। जब जब वे अब्रॉड जाते तब तब वे केजीबी एजेंट से मिलते। अब बात करें हमारे अगले स्पाइस लोना और मॉरिस कोहेन की, तो वे दोनों अमेरिकन कम्युनिस्ट थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल द्वारा स्थापित इंटरनेशनल ब्रिगेड से मॉरिस कोहेन ने स्पेनिश सिविल वॉर के जंग में हिस्सा लिया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार मॉरिस कोहेन को केजीबी कॉलोनल अलेक्जेंडर ऑर्लोफ ने सोवियत इंटेलिजेंस में भर्ती करवाया। साल 1938 में वे यूएस वापस लौटे। यहां वे लोना से मिले और साल 1941 में दोनों ने शादी कर ली। मजे की बात यह है कि लोना को जरा भी पता नहीं था इस बात का कि उनके पति मॉरिस एक सोवियत एजेंट है। यह बात अलग है कि शादी के कुछ दिनों बाद मॉरिस ने अपनी पत्नी लोना से बताया कि वे एक सोवियत एजेंट हैं। आगे चलकर लोना ने भी सोवियत इंटेलिजेंस के लिए काम किया। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के दौरान लोना कोहेन ने सोवियट्स के लिए एज अ कुरियर की तरह काम किया। लोना थियोडोर हॉल जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट में काम करते थे, उनसे और साविल साक से क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स लेकर न्यूयॉर्क में सोवियत काउंसुलेट तक पहुंचाती। उन डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट में यूएस एटॉमिक बॉम्ब का कंप्लीट डायग्राम भी था। अमेरिका एटॉमिक टेस्ट के 12 दिनों पहले यह डायग्राम मॉस्को में सोवियत इंटेलिजेंस के टेबल पर था। इसी डायग्राम की मदद से यूएसएसआर ने 4 साल बाद खुद का भी न्यूक्लियर डिवाइस बनाया। आगे चलकर यूएस और यूके ने मिलकर विनोना डिक्रिप्शन प्रोजेक्ट शुरू किया। इस प्रोजेक्ट से मैसेजेस को डिकोड व इंटरसेप्ट करना आसान होता जा रहा था, जिसके चलते कई रशियन स्पाइस व डबल एजेंट्स जो यूएस में स्टेशन थे
वह यूएस के खिलाफ काम करते जा रहे थे, वे सब पकड़े जा रहे थे। समय और खतरों को भांपते हुए मॉरिस और लोरा कोहेन पकड़े जाते उससे पहले ही जून 1950 को वे मॉस्को और उसके बाद पोलैंड भागे। साल 1954 में दोनों न्यूजीलैंड के सिटीजन का फेक कवर बना रुइसिप यानी लंदन से थोड़ी दूरी पर सेटल हुए। उनके कवर के नाम अनुसार मॉरिस कोहेन वॉज नाउ पीटर क्रोगर और लोना कोहेन का नाम हेलेन क्रोगर था। मॉरिस कोहेन और पीटर क्रोगर ने लंदन में बुक बिजनेस शुरू किया। अपने आप को सेटल करने के बाद कोहेन कपल्स, जो अब क्रोगर्स कपल थे, उनकी मुलाकात कॉनन मोलोडी से हुई। कॉनन मोलोडी का कवर नेम था गॉर्डन रॉन्सडेल। आप दर्शक इन एजेंट्स के कवर नेम याद रख लीजिए, क्योंकि आगे हम इन एजेंट्स को उनके ओरिजिनल नाम से नहीं परंतु कवर नेम से ही संबोधित करेंगे। आगे चलकर लॉन्सडेल ने क्रोगर्स कपल को रेडियो ट्रांसमीटर दिलवाया, जिसे उन्होंने अपने किचन में छुपाया था। इस रेडियो ट्रांसमीटर से वे मॉस्को कांटेक्ट करते। आगे हम बात करने वाले हैं एस्पायरिंग के अन्य दो खिलाड़ियों के बारे में। ये दो स्पाइस के नाम थे हैरी हॉक्टन और ईथल गी। इनमें से हैरी हॉक्टन ही थे जो एस्पायरिंग के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे, क्योंकि केओस हो या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का मिलना, दोनों इन्हीं से ज्यादा हुए। खैर, बात करें हैरी हॉक्टन की, तो वे साल 1945 में रॉयल नेवी से ऑनरेबली डिस्चार्ज हुए मास्टर एट आर्म्स से, और इसकी जगह उन्होंने क्लरिकल जॉब लिया। इस जॉब में वे साल 1951 तक रहे। इसके बाद पोलैंड के वॉर्सो में ब्रिटिश एम्बेसी में उन्होंने जॉब ली। यहां उन्होंने नेवल अटैच डिपार्टमेंट में पे क्लर्क की तरह से काम किया। इस पोस्टिंग में उनकी वाइफ पैगी भी उनके साथ थी। यहां पर उनकी मुलाकात कटरीना नाम की एक पॉलिश महिला से हुई, और यह मुलाकात प्यार में बड़ी आसानी और जल्द बदली। हैरी अपने प्रेमिका के प्यार में थे, इस बात से अनजान कि कटरीना पॉलिश इंटेलिजेंस सर्विस की मेंबर थी। कटरीना के संपर्क में आते ही हैरी की लाइफस्टाइल एकाएक बदली। पार्टीज में जाना, नशे में धूर्त रहना, यह सब हैरी के लिए आम सी बात हो गई थी, परंतु इस लाइफस्टाइल ने उन्हें कंगाल होने की ओर भेजने लगा। हैरी वॉज रनिंग आउट ऑफ मनी। यह सब देखते कटरीना ने हैरी को सजेस्ट किया कि वे कॉफी का ब्लैक मार्केट में ट्रेड करें। हैरी ने ठीक वैसा ही किया जैसा कटरीना ने कहा। हैरी ने ब्रिटेन से भर भर के कॉफी मंगानी शुरू की। यही इंपोर्टेड कॉफी वे अति महंगे दामों में पॉलिश मर्चेंट्स को बेचने लगे। इस बिजनेस से आर्थिक हालत तो सुधरी, पर नहीं सुधरा ड्रिंकिंग का तरीका। यह ड्रिंक और अचानक से हुए बदलाव का असर हैरी और पैगी के मैरिड लाइफ में होना ही था। अक्सर नशे में धूर्त होकर हैरी घर पर आता और मानो पैगी एक्सिस्ट ही ना करती हो वैसा उसके साथ बिहेवियर करता। समय के साथ हैरी का बिहेवियर पैगी के प्रति और खराब होने लगा। पैगी के साक्षात्कार द्वारा यह बात सामने आई कि हैरी पैगी को जान से मार डालने की धमकी से लेकर फिजिकल अब्यूज भी करने लगा। एक इंसिडेंट के अनुसार हैरी ने पैगी को दीवार से भी पटका। यहां तक कुछ और इंसिडेंट्स भी सामने आए। सिगरेट से पैगी को जलाने से, खाई में धक्का देने की कोशिश की बात भी सामने आई। जहां यह मैरिज एक फेलियर साबित हुआ, वहीं दूसरी तरफ हैरी प्रोफेशनल लाइफ में भी खतरनाक बदलाव को अंजाम देने जा रहा था। MI5 और KGB के अनुसार हैरी ने अपना पहला दाव खेला साल 1951 में पोलैंड के मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स को पैसे के बदले कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन सौंपने की बात करके। जाहिर सी बात है, पॉलिश इंटेलिजेंस यह जानना चाहते थे कि भला हैरी क्यों उन्हें कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन सौंपना चाहते थे, जिसका जवाब हैरी ने यह कह के दिया कि ब्रिटिश के करंट रूलर्स पर से उनका भरोसा उठ चुका है। ब्रिटिश सरकार दबाव में या हो सकता है जानबूझकर अमेरिकन के सामने नतमस्तक है, और यह ब्रिटेन के सरकार का बस चले तो पूरे देश को वो अमेरिकन कॉलोनी में तब्दील कर दे, और यह सब उन्हें यानी हैरी को बर्दाश्त न था। हैरी बेहद शार्प व चालाक व्यक्तित्व का मालिक था। पॉलिश इंटेलिजेंस तुरंत हैरी के बातों में आ गई और उनके साथ काम करने को राजी तक हो गई। पॉलिश इंटेलिजेंस ने हैरी का कोड नेम मिरॉन रखा। हैरी ने धीरे धीरे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अपने हैंडलर्स के थ्रू पॉलिश इंटेलिजेंस को भेजने शुरू किए। साल 1952 के मई में हैरी ने 715 से ऊपर डॉक्यूमेंट्स पास ऑन किए, जो आगे चलकर पॉलिश इंटेलिजेंस के खूब काम आई। अगस्त तक हैरी ने और 1167 डॉक्यूमेंट्स पास ऑन किए। इन डॉक्यूमेंट्स में से कुछ डॉक्यूमेंट्स यूएसएसआर में पोस्टेड ब्रिटिश एजेंट्स के भी थे। यहां तक हैरी ने आगे चलकर ब्रिटिश नेवल इंटेलिजेंस का कंप्लीट स्ट्रक्चर भी पॉलिश इंटेलिजेंस को पास ऑन किया।
इस बीच हैरी का कांस्टेंट ड्रिंकिंग एक चिंता का विषय बना रहा ब्रिटिश एम्बेसी के लिए। उन्होंने हैरी को अक्टूबर में यूके वापस भेज दिया। यूके पहुंचकर हैरी की पोस्टिंग AUWE यानी एडमिरेटली अंडर वाटर वेपन एस्टेब्लिशमेंट में हुआ। अब बात करें द पोर्टलैंड स्क्वाड्रन के 5वें एजेंट की, तो उनका नाम था इथेल गी। इथेल गी पोलैंड रहती अपने बूढ़ी मां, अंकल और आंट के साथ। अक्टूबर 1950 इथेल फाइलिंग क्लर्क बनी AUWE में। इथेल की बात करें तो वो सिंगल थी और वो बेहद शांत व प्राइवेट लाइफ जीने वाली महिला थी। AUWE में उन्हें टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करने का काम मिला। यह काम उनके ऊपर सूट होता था बिकॉज ऑफ अ प्राइवेट लाइफ। इथेल को क्लासिफाइड ड्राइंग्स, सीक्रेट प्रोटोटाइप को जहां रखे जाते थे उसका डायरेक्ट एक्सेस था। यहां तक जो एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स वर्किंग प्रोग्रेस रहते उन एरियाज का भी डायरेक्ट एक्सेस इथेल को था। इन शॉर्ट, शी वॉज वन ऑफ द मेन ऑर्गन ऑफ AUWE। प्रोफेशनल लाइफ में टॉप, पर्सनल लाइफ में प्राइवेट, एक सिंपल लाइफ के साथ इथेल आगे बढ़ रही थी। परंतु साल 1953 में चीजें बदलने वाली थी और यह बदलाव आया जब वे अपने नए दोस्त के संपर्क में आई, और यह नया दोस्त था हैरी हॉक्टन। यह रिलेशनशिप जो जेन्युइन फ्रेंडशिप से शुरू हुई थी वह आगे चलकर अफेयर में परिवर्तित होने वाली थी, और परिवर्तित होने वाली थी उनकी पर्सनल लाइफ भी, जो रिस्क और बिट्रेल के रास्ते से होकर गुजरने वाली थी। अब बात करें इन सब द्वारा स्पाइंग एक्टिविटी की, तो असल शुरुआत होती है साल 1953 में। साल 1953 में हैरी हॉक्टन की पोस्टिंग पोर्टलैंड होती है। यहां उन्हें रशियन इंटेलिजेंस स्पाइंग करने के लिए कांटेक्ट करते हैं। वहां मिले डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करने के लिए सोवियत इंटेलिजेंस हैरी को माइनॉक्स कैमरा देती है। यह कैमरा साइज में इस हद तक माइक्रो था कि उसे आसानी से सिगरेट लाइटर में फिट किया जा सकता था। परंतु यहां तकलीफ की बात यह थी कि हैरी को सेंसिटिव एरिया का या रिकॉर्ड रूम्स का बिल्कुल भी एक्सेस न था। समय के साथ अपने चालाकी से वे लंच टाइम दौरान रिकॉर्ड रूम का एक्सेस करने में सफल रहे। धीरे धीरे हैरी ने सोवियट्स को डॉक्यूमेंट्स भी पहुंचाने का काम किया। साल 1954 तक तकरीबन 1927 पेजेस के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और अगले साल यानी साल 1955 में 1768 पेजेस के डॉक्यूमेंट्स वे सोवियट्स तक पहुंचाने में सफल रहे। इन डॉक्यूमेंट्स में ज्यादातर प्रोपेलर्स के मैकेनिज्म से लेकर हाई स्पीड सबमरीन्स के इंफॉर्मेशन शामिल थे। यहां तक कुछ इंफॉर्मेशन नेवी शिप बिल्डिंग प्रोग्राम्स के भी थे। यहां पर कॉनर मोलोडी, जिनका कोड नेम लॉन्सडेल था, उन्होंने हैरी को साफ साफ इंस्ट्रक्शंस दिए कि जो भी इंफॉर्मेशन वे सोवियट्स तक पहुंचा रहे हैं उसकी हल्की सी भी भनक उनकी दोस्त इथेल गी को ना लगे। हैरी को अक्सर कई इंपॉर्टेंट डिटेल्स का पता लगाने को कहा जाता, जैसे होमिंग टॉर्पिडो और अन्य सबमरीन्स के बारे में। हैरी को अच्छे खासे कीमत मिलने लगे इंफॉर्मेशन के अदला बदली में। दिसंबर 1955 में उन्हें 500 पाउंड मिले। उस साल उनकी वार्षिक आवक 741 पाउंड थी। लेकिन हैरी हॉक्टन की एक बहुत खराब आदत थी, और वह आदत थी बेफिजूल खर्ची। जितना उन्हें मिलता उससे ज्यादा वे अय्याशियों में खर्चते। जैसे उनकी वीकली इनकम थी 15 पाउंड, तो बस पब्स क्लब्स में वे 20 पाउंड तक खर्च देते। उन्हें सोवियत से भी जो पैसे मिलते उससे भी खर्च कर देते सोचे समझे बगैर। उनकी जिद थी उस वक्त कि बेहतरीन गाड़ी रेनो डुफिन खरीदें, तो बस उधारी में ही सही, लेकिन गाड़ी हैरी ने खरीदी जरूर। अपनी रोलेस दिखाने के लिए इंस्टेंट 150 पाउंड पे किए रेडियोग्राम के लिए। यह हद बार पैसों के रिलेटेड बेदरकारी उन्हें जहां ले डूब रही थी, वहीं अपने प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए जो उनके लिए खूब भारी पड़े। एक शाम हैरी जल्दबाजी में एक ब्राउन पेपर पार्सल अपने बेडरूम टेबल पर छोड़कर घर से बाहर चले गए। अब हुआ कुछ ऐसा कि वह ब्राउन पेपर पार्सल उनकी पत्नी पैगी ने देख लिया। पैगी को शक हुआ कि यह पार्सल उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के रिलेटेड ही होगा। बस इस सोच के छटपटाट के चलते पैगी ने वह ब्राउन पार्सल खोला। पार्सल खुलते ही पैगी ने पाया कि उस पार्सल में ब्रिटिश नेवी के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स थे। जहां हैरी को कॉशियस होना चाहिए था, वहीं ऐसे प्रकार की भूल बहुत बड़ी थी। सिर्फ एक बार ही नहीं, परंतु ऐसे कई बार हैरी डॉक्यूमेंट्स घर में बेफिक्र होकर छोड़ने लगे। पैगी भी इन सब डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से देखती। यह सब के साथ पाउंड्स के बंडल भी हैरी से बरामद होने लगे। पैगी वैसे भी हैरी के डोमेस्टिक अब्यूज से पीड़ित थी। उस पर से इन क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स का घर पर होना,
इन बातों को पैगी ने ब्रिटिश नेवी के डिपार्टमेंट एडमिरेटली अंडर वाटर वेपन एस्टेब्लिशमेंट यानी AUWE के समक्ष प्रस्तुत किया। सिर्फ एक नहीं परंतु तीन बार। जहां AUWE को पैगी के पहली बार ही कंप्लेंट सुनते ही एक्शन लेना था, वहीं उन्होंने एक्शन लिया तीसरी बार। AUWE ने यह कंप्लेंट MI5 तक पहुंचाई। यह एक बात सिद्ध होने वाली थी और वह यह कि MI5 ने इस कंप्लेंट को सीरियस न लिया। जहां यह एजेंसी वर्ल्ड एस्पिनाज के टॉप एजेंसी में से एक थी, उन्होंने इतने बड़े लीड को सीरियस न लिया और सीरियस न लेने का कारण था पैगी और हैरी के डिवोर्स की खबर। वहीं दूसरी तरफ हैरी ने अपना अप्रोच इस हद तक बेहतरीन रखा कि MI5 और AUWE के लोग को यह क्लेम बेतुके लगने लगे। उन्हें लगता कि पैगी यह क्लेम्स लगा रही ताकि वह अपना ग्रज उतार सके, लेकिन फिर भी कंप्लेंट्स तो कंप्लेंट थी। हल्का सा एक्शन MI5 और AUWE को लेना ही था। हैरी हॉक्टन को AUWE डिपार्टमेंट से HMS ऑस्प्रे में शिफ्ट किया गया। इस डिपार्टमेंट में हैरी को बहुत कम एक्सेस था क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन का। साल 1956 हैरी और पैगी का डिवोर्स हुआ। वहीं दूसरी तरफ हैरी का रशियन की तरफ से बोनसेस आना बंद हो गया और वह इसीलिए क्योंकि हैरी सोवियट्स को कुछ खास व कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा पा रहे थे। पहुंचाते भी कैसे, कुछ खास डिपार्टमेंट में पोस्टिंग भी जो न थी। अब हैरी की नई गर्लफ्रेंड ईथेल गी उसके कमजोर आर्थिक परिस्थिति में लोन देकर मदद करती। बोनसेस हैरी को चाहिए था, भला कब तक ईथेल गी के कर्जों पर जीता। हैरी ने लॉन्सडेल के साथ मीटिंग फिक्स की। इस मीटिंग में हैरी ने लॉन्सडेल से कहा कि वह अपने डबल एजेंट होने की बात ईथेल से कह डाले। वैसे भी ईथेल को कई सेंसिटिव एरिया का डायरेक्ट एक्सेस था और ईथेल उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। हैरी ने सोचा कि ईथेल के साथ वह खूब पैसे कमा सकते हैं। जैसा सोचा वैसा हुआ भी, लेकिन बहुत बड़े झूठ के साथ। हैरी ने लॉन्सडेल को ईथेल से मिलवाया यह कहकर कि लॉन्सडेल एक अमेरिकन कमांडर है और उनका नाम एलेक्स जॉनस्टन रखा। लॉन्सडेल उर्फ कमांडर एलेक्स जॉनस्टन ने बताया कि वे सुनिश्चित करना चाहते थे कि ब्रिटेन अमेरिका को सही जानकारी दे रहा है जो अपने नाटो प्रतिबद्धताओं के तहत देने के लिए बाध्य है। लॉन्सडेल ने मांगी जानकारियों में से HMS ड्रेडनॉट पर 2001 प्रकार के सोनार और पानी के नीचे तक का पता लगाने वाले इंस्ट्रूमेंट के इंफॉर्मेशन शामिल थे। लॉन्सडेल ईथेल गी से खूब प्रभावित हुए। उनका मानना था कि ईथेल पोर्टलैंड स्पायरिंग में बहुत अच्छी स्पाई बन सकती है। जितनी अच्छी ईथेल है उतना ही बेकार, बिना काम का और मुसीबतों को न्योता देने वाला स्पाई हैरी हॉक्टन है। हैरी हॉक्टन और ईथेल गी द्वारा कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को लॉन्सडेल को पास किया जाता। लॉन्सडेल यह इंफॉर्मेशन कोहेन कपल्स को भेजते। टफ कामों में से एक काम था इंफॉर्मेशन सोवियत हैंडलर्स तक पहुंचाना। लोर्ना कोहेन और मॉरिस कोहेन दोनों स्मार्ट एजेंट्स थे। इंफॉर्मेशन मॉस्को पहुंचाना वह भी एक मीडियम से, इस चीज को वे रिस्की मानते। इसलिए कोहेन कपल कई अलग अलग मीडियम और मेथड से इंफॉर्मेशन मॉस्को पहुंचाते। कुछ इंफॉर्मेशन कोहेन कपल्स रेडियो थ्रू पहुंचाते। यह रेडियो उनके घर के किचन में हिडन था। वही कुछ इंफॉर्मेशन वे माइक्रोडॉट्स के थ्रू पहुंचाते। सिर्फ इतना ही नहीं, कोहेन कपल्स इस हद तक स्मार्ट थे कि वे अपने कवर का फायदा अच्छे से उठाते। उनका कवर था बुक बिजनेस, तो बस बुक के बीच वह इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स रख बुक्स यूरोप पहुंचाते। यूरोप में सोवियट्स ने उनके लिए कुछ फेक कस्टमर्स बनाए थे जिन्हें यह बुक्स चाहते, तो बस यह फेक कस्टमर्स जो असल में सोवियट्स के लोग ही थे, वह यह बुक्स में छिपे इंफॉर्मेशन को मॉस्को पहुंचाते। एक और मेथड से कोहेन कपल्स इंफॉर्मेशन पहुंचाते और वह मेथड था वन टाइम पैड के थ्रू कोड जनरेट करके। यह अलग अलग मेथड्स दिखाते हैं कि कोहेन कपल्स कितने केपेबल थे इंफॉर्मेशन के स्मगल में। सिर्फ यह 2 एजेंट्स ही नहीं, एस्पायरिंग के 5 एजेंट्स अपने काम को हद से ज्यादा क्लियर वे में पूरा कर रहे थे। AUWE द्वारा कई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन सोवियट्स तक पहुंचाने का काम यह एस्पायरिंग कर रहा था। एक तरह से यह एस्पायरिंग के थ्रू सोवियट्स वर अ स्टेप अहेड देन अमेरिकन्स एंड ब्रिटेन। लेकिन वक्त की सबसे बुरी चीज यह है कि वो कभी भी पलट सकता है। तो बस बहुत जल्द एस्पायरिंग के एजेंट्स भी कुछ ऐसी गलतियां करने जा रहे थे जो शायद उनके स्पाई करियर्स को खत्म करने वाली थी।